यदि हम शिक्षा के अर्थशास्त्र की विशेषता के बारे में करें या किसी भी संप्रत्यय के की विशेषता के बारे में बात करें तो मीनिंग का ही पार्ट होता है। लेकिन कंसोलिडेट करने के लिए पिछले पार्ट में जो हम लोगों ने समझा जाना, कुछ परिभाषाओं को लिखा भी, उसका वर्णन भी किया, उसको कंसोलिडेट पॉइंट वाइज करने के लिए इस भाग को हम लोगों ने अलग लिया है। सो वी शैल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अर्थशास्त्र की विशेषता, और विशेषता से आप लोग परिचित हैं। वहां जो था वही बातें यहाँ फिर हम लोग पुनरावृत्ति करके इसको कंसोलिडेट करेंगे। इट इज ए ब्रांच ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अर्थशास्त्र एक विभाग है, एक ब्रांच है किसका? एजुकेशन का। इट्स ए ब्रांच ऑफ एजुकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक थ्योरी, उसी तरह से ये भी कर सकते हैं कि ये शिक्षा का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का एक विभाग है। पहले शिक्षा का विभाग है, फिर अर्थशास्त्र का विभाग है। इट्स ए ब्रांच ऑफ एजुकेशन, इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज ए साइंस एंड आर्ट्स एज वेल, मतलब ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। वैसे साइंस आर्ट्स के बारे में आप लोग परिचित हैं, लेकिन एक बहुत पुराना मेरा लेक्चर है व्हाट इज साइंस, और उसमें आर्ट्स का भी डिस्क्रिप्शन है। दूसरा जो लेक्चर है या एकेडमिया पे भी डाला हुआ है, टीचिंग एंड लर्निंग, उस पार्ट में आर्ट और साइंस का बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मुख्य तौर से साइंस को सिस्टमेटिक मानते हैं, और दूसरा कि वो इंजॉयबल हो, आर्ट की तरह हो। आर्ट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू इंजॉय द एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये साइंस भी है, क्योंकि बहुत सारे अर्थशास्त्री उसमें इंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हर साल आप देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ मिल रहा है कुछ अच्छे कंट्रीब्यूशन का। हमारे इंडियन ओरिजिन के भी एक अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और उसका भी संबंध हम कह सकते हैं आप इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से ही था। यदि भी इकोनॉमिक्स का अपना बहुत सारा और भी ब्रांच है, लेकिन वो भी किसी न किसी रूप में इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट था, जिसपे अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था। सो इट्स ए साइंस एंड आर्ट्स एज वेल, सिस्टमेटिक है, इसके नॉलेज डिफाइंड है, और फिर ये कि इट इज एंजॉयबल, इट हैज इट्स आर्ट एज वेल। इट डील्स विथ फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल प्लान। एजुकेशनल प्लानिंग के कैसे प्लान करें, कितना खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब भी हमारी प्लानिंग होती है तो कोठारी कमीशन के उस रिकमेंडेशन को कि 6% ऑफ जीडीपी का इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार यदि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कहती भी है, करती भी है, तो फिर उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी धीरे धीरे जान जाएंगे। तो एजुकेशनल प्लानिंग, इट डील्स विथ फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, मतलब एजुकेशनल प्लानिंग के फिनेंशियल एस्पेक्ट का, क्योंकि प्लानिंग, फिनेंसिंग एंड पॉलिसी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट हेल्प्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स के इंटर रिलेशनशिप को ये बताता है। आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन से ह्यूमन रिसोर्स ग्रो करता है, और जब ह्यूमन रिसोर्स ग्रो कर जाएगा तो डिफरेंट जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका सही और ढंग से उपयोग होगा। तो इस तरह से ये इट हेल्प्स टू स्टडी दी रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इट डील्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। हम जो खर्च करते हैं वो कई तरह के हैं, ये आपको पढ़ना भी है, अलग किसी सब हेड में हम लोग उस पर बात भी करेंगे। गार्जियन खर्च करता है, सरकार खर्च करता है, और भी कोई संस्था खर्च करती है। कहीं आप पढ़ रहे हैं तो आपके ट्रेनिंग के लिए खर्च करता है ताकि आप बेटर मैन पावर तैयार हो जाए। और सब कॉस्ट को मैं किसी का अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मान लीजिए जैसे एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी तरह से और भी कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट। ये सब के बारे में क्या करता है? इट डील्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट जीडीपी एंड जीएनपी। जब
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब बाहरी आमदनी भी जुड़ जाती है, विदेश वगैरह से आई, तो वही जीएनपी हो जाता है। इसको आप अपने से सर्च करें यदि ज़्यादा जानना चाहते हैं तो। मतलब कि ये दो तरह के डेवलपमेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस है कि इससे थोड़ा इसका बड़ा होगा। इस पे हम लोग कुछ एक पॉइंट में बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के क्रम में। लेकिन ये कि इट हेल्प्स टू कैलकुलेट जीडीपी एंड जीएनपी, मतलब जीडीपी हमारा कितना आया, ये भी आप देखते होंगे न्यूज़ में, इतने जीडीपी का इतना % एजुकेशन पे, इतना इस पे, इतना इस पे। तो वो कैलकुलेशन कहाँ से हुआ? दिस इज ऑल ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। So it is one of its characteristics that it helps to calculate GDP and GNP. It contributes for man power planning through education. आपको याद होगा एक परिभाषा में, शायद चैन की जो परिभाषा हम लोग लास्ट में कर रहे थे उसमें या किसी और में, स्कार्स रिसोर्सेज की चर्चा हम लोगों ने देखी थी। वही कि हमको यदि हमारे पास लिमिटेड खर्च है, चाहे वो छोटा घर हो, समुदाय हो, समाज हो, या फिर राष्ट्र हो या मानवता हो, तो कहाँ खर्च करेंगे? तो इट कंट्रीब्यूट्स फॉर मैन पावर प्लानिंग थ्रू एजुकेशन। मतलब देखते होंगे आप कि प्राइमरी की शिक्षा सबको मिल जाए, मुफ्त है। सेकेंडरी एक बार 1993 का 92 का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट सबका है। बाद में उसको 93 में कहा कि नहीं, ये सिर्फ प्राइमरी तक ही रखा जाएगा, यदि गवर्नमेंट फिनेंशियली कैपेबल है तो सेकेंडरी तक कर सकता है। और फिर बाद में आपका राइट टू एजुकेशन बना। क्यों राइट टू एजुकेशन बना? दिस इज ऑल ड्यू टू दिस एस्पेक्ट, दैट इज इट कंट्रीब्यूट्स फॉर मैन पावर प्लानिंग थ्रू एजुकेशन। खर्च कीजिएगा, बेटर सिटीजन होगा और वो ज़्यादा कमा लेगा। आप घर का ही एग्जाम्पल देखिए, किसी तरह बच्चा को पढ़ाया और बच्चा कुछ बन गया तो फिर घर की स्थिति सुधर जाती है। सो इट इज़ एवरीवेयर। तो इट कंट्रीब्यूट्स फॉर मैन पावर प्लानिंग थ्रू एजुकेशन। नेक्स्ट, इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अभी हम लोगों ने डिसिप्लिन को पढ़ते हुए काफ़ी जगह पढ़ा कि मैन पावर प्लानिंग, यहाँ हम लोग मैन पावर प्लानिंग, और दूसरा यहाँ कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिन का कंसेप्ट हम लोग कर चुके हैं, और उसमें एक शायद हमने इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल भी दिया था, आई डोंट रिमेंबर, कि कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और आप बेहतर समझने के लिए यू मस्ट गो थ्रू द लेक्चर इन विच ये इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी आर डिफ्रेंशिएटेड। So it contributes for manpower planning through education. It is interdisciplinary in nature. मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला के, आगे इसका डिस्क्रिप्शन और भी होगा नेचर वगैरह को समझने में। It implies theoretical as well as practical approaches to address educational challenges. कैलकुलेट भी करता है, बताता भी है कैसे फ़ायदेमंद है, ये भी दिखाता है, ग्राफ से दिखाता है, फिगर से दिखाता है, डाटा से दिखाता है। और ये है कि थ्योरी तो होनी ही है, क्योंकि बिना उसके तो नॉलेज ग्रो करेगा ही नहीं। तो थ्योरी का कंसेप्ट है, उस थ्योरी का डे टू डे की लाइफ में, फंक्शनिंग में उसका इस्तेमाल है। इट टॉक्स हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। तो ये है कि इट इम्प्लाइज थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, रादर अप्रोचेज टू एड्रेस एजुकेशनल चैलेंजेस। मतलब थ्योरी से भी और प्रैक्टिकल से, सजेशन भी देता है और इम्प्लाई भी करता है। It talks how resources are allocated, मतलब ये रिसोर्स एलोकेशन, किसको कितना। जैसे ये जितने देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बिहार भी आपका मांग रहा है कि नहीं हमको भी स्पेशल स्टेटस दीजिए, और स्पेशल स्टेटस का सीधे इकोनॉमी से रिलेशन है, फंडिंग बढ़ जाएगी सेंटर की, है वहाँ हमें नहीं जाना अभी। इट टॉक्स हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर डिफरेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज। किस काम के लिए? राष्ट्रीय उच्च तक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कितना, किसमें ज़्यादा, क्यों ज़्यादा, ये सब। तो रिसोर्स एलोकेशन और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के एलोकेशन के बारे में भी ये बात करता है।
इट टीचेज, रिसोर्स एलोकेशन की बात यहाँ हो गई, और फिर ये टीचेज टू कैलकुलेट ऑब्टेन्ड बेनिफिट्स, calculate benefits. It helps, rather it teaches, it makes able to calculate obtained benefits or returns by an individual for a nation. यदि एक एजुकेटेड व्यक्ति है तो वो अपनी एजुकेशन की एवज में क्या रिटर्न करता है, ये एक थ्योरी के रूप में भी हमको शायद सबसे लास्ट में हम लोग इसको करेंगे थ्योरीज की बात। वो वैसे डायरेक्टली आपके सिलेबस पे बेस्ड नहीं है, लेकिन उसमें एक थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन, कैसे रिटर्न करता है एजुकेशन। और फिर थोड़ी सी चर्चा इसकी हम लोग जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला पार्ट करेंगे तो वहाँ भी इकोनॉमी से उसका जो रिलेशन उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ इतना कि यह हमको ये बताता है, टीच करता है, कैपेबल बनाता है, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि शिक्षा के फलस्वरूप इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूट किया, वो कंट्रीब्यूशन कई तरह का होगा, सोसाइटी के लिए होगा, फैमिली के लिए होगा, और फिर नेशन या फिर आगे भी हो सकता है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए ये बेनिफिशियल है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इन दिस वे वी हैव सीन दैट इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स की बात की थी, तो ये पढ़ता भी है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस, और हमने कहा भी कि ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स की स्टडी करता है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये सत्य है कि मानव संपदा ही शेष सारी संपदाओं का उपयोग करता है, और यदि वह शिक्षित है तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा बेटर इस्तेमाल करेगा, अनलेस और अनटिल की वो आज की सभ्यता के लोगों की तरह ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं हो गया हो, ज़्यादा गड़बड़ा नहीं गया हो। वो फिलॉसफी का रोल बहुत है इसमें। प्रैग्मेटिक फिलॉसफी ने मानवता को कम हार्म नहीं किया है, क्योंकि आदमी अपने बारे में सोचेगा तो फिर कहीं ना कहीं आइडियलिस्टिक फिलॉसफी का एक कंट्रोल मेरे अनुसार होना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा हम जहाँ फिलोसफिकल आस्पेक्ट है वहाँ करेंगे। इट प्लान्स फॉर एजुकेशन टू सेटिस्फाई डिफाइंड और स्पेसिफाइड इकोनॉमिकल गोल्स। सारे के सारे इकोनॉमिकल गोल्स हमारे डिफाइंड है, स्पेसिफाइड है, कितना प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, और इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन ही आधारभूत कंसेप्ट का काम करता है। इट डील्स विथ इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, रिसोर्सेज विथ रेस्पेक्ट टू एजुकेशनल सिस्टम एंड इट्स डिजायर्ड एंड प्लान्ड ग्रोथ। यहाँ बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ डाला हुआ है। मतलब एक तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। एजुकेशन कंजम्पशन भी है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अध्ययन करता है, और रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करता है। हम लोगों ने देखा भी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। और फिर ये सारा काम करता है किसके रेस्पेक्ट में, एजुकेशन सिस्टम के रेस्पेक्ट में, ताकि डिजायर्ड और प्लान्ड ग्रोथ हो सके मानव का, और मानव के माध्यम से और जो डिफरेंट डायमेंशंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के उसमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसीलिए क्रेडिट गोज टू इंडिया एंड कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र दिया ही नहीं मानव को, अर्थशास्त्र की मदद से दुनिया को बहुत ज्ञान दिया। वैसे भी कहते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। तो अर्थशास्त्र तो बहुत पहले उन्होंने दे दिया था, वो उसका भी कंट्रीब्यूशन। अब उस अर्थशास्त्र को यदि पढ़ा जाए तो उसके ज्ञान से कितनी मदद मिली, इसका एनालिसिस तो रिसर्चर करेंगे जो प्योर इकोनॉमिक्स फील्ड में काम करते हैं। बट इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन डील्स विथ इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, रिसोर्सेज विथ respect to educational systems and its desired and planned growth. So this is all about this part of the lecture in which we discussed about the characteristics of economics of education। और इस भाग में हम लोगों ने पॉइंट वाइज पिछले अध्याय में जो हम लोगों ने ज्ञान लिया था उसको कंसोलिडेट करते हुए शिक्षा के
अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में जाना और यह जाना कि यह शिक्षा का भी ब्रांच है, एजुकेशन का भी ब्रांच है, ये मैन पावर प्लानिंग में हेल्पफुल है, ये आर्ट भी है, साइंस भी है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ये कॉस्ट वगैरह के बारे में ज्ञान देता है, ये जीडीपी जीएनपी का जो संबंध है उसके बारे में बताता है, रिसोर्स एलोकेशन की बात करता है, फिनेंसिंग की बात करता है, ये थ्योरेटिकल भी है, ये प्रैक्टिकल भी है, और इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। और इसके माध्यम से इन दोनों भाग को मिला के जहाँ हम लोगों ने एक तरह से मीनिंग एंड की बात की और फिर अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, यू होपफुली यू मस्ट बी इन ए पोजिशन टू राइट एज योर ओन few pages on economics of education and to make you aware and to make you capable to understand and write economics of education. This was the purpose of the lecture and hopefully it has been received, it has been obtained. So thanks for this part of the lecture.